दोस्तों, जब ताकतवर दिमाग की बात आती है तो मुझे पता है कि आप सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन के माइंड या फिर निकोला टेस्ला, न्यूटन या किसी यूरोपियन आधुनिक युग के साइंटिस्ट के बारे में ही सोचते हैं, जिन्होंने हमें ऐसी खोजें दी जो कि किसी आम इंसान के सोचने के परे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस आविष्कार को, थ्योरम को और रिसर्च को उन सभी ने सॉल्व किया था, वो उनसे कई सौ साल पहले हमारे भारतीय ऋषियों ने पहले ही सॉल्व कर दिया था। मुझे पता है आप ऐसे विश्वास नहीं करेंगे। चलिए तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे महान ऋषियों से परिचय कराते हैं जिनके बारे में ना तो आपको किसी ने पढ़ाया और ना ही आपको किसी ने बताया। ब्रह्मचर्य। सुनने में ही ये शब्द हम सभी को ऐसा लगता है ना कि ये हमारे जीवन के आनंद यानी एंजॉय को रोकने के लिए ही बना है, या फिर ये बस माइथोलॉजिकल मिथ ही है कि अगर इसे कर भी लिया जाए तो किसी को क्या मिलने वाला है। चलिए मैं आपको बोर ना करके सबसे पहले वो बताता हूँ जिस वजह से आप वीडियो देख रहे हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज की इस बदलती दुनिया में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स के नाम से हमारी यूथ ज्यादा जानती है, ना कि रामायण काल के जामवंत जी, जिन्होंने रियलिटी में इस रामायण काल की कहानी को अपने सामने कितनी बार घटते हुए देखा था। खैर, एरोप्लेन यानी हवाई विमान जो हवा में उड़ सके, ये टेक्नोलॉजी बोस्टन के साइंटिस्ट द ब्राइट ब्रदर्स जेड ने 1899 से 1905 के बीच में आविष्कार किया था। लेकिन आपको अनसुनी अनकही बातें बताता हूँ। ये बात है 800 BC से भी पहले ऋषि भारद्वाज ने एक शास्त्र लिखा था जिसको विमानिक शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इस शास्त्र में ऋषि भारद्वाज ने विमान बनाने की कला के बारे में बताया है और बनाया भी है, जैसे शकुन विमान, रुक्मा विमान, त्रिपुरा विमान और सुंदर विमान। ऐसे ही कई तरह के विमान की जानकारी और बनाने की विधि इनके द्वारा लिखी गई है। शास्त्र में 3 तरह के विमानों की जानकारी लिखी गई है। नंबर 1, एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाने का विमान। नंबर 2, एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने का विमान। नंबर 3, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक जाने का विमान। मुझे पता है अब आप सोच रहे होंगे कि उस समय ये टेक्नोलॉजी थी कि आप एक पूरे ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक का सफर कर सकते थे, जिसकी जानकारी आज भी आपको विमानिक शास्त्र में मिलेगी। इसके अलावा उसमें और भी टेक्नोलॉजी की जानकारी लिखी है। नंबर 1, प्रोफाउंड सीक्रेट। इस टेक्निक में सनलाइट और विंड फोर्स की मदद से पूरे विमान को अदृश्य कर सकते थे। नंबर 2, लिविंग सीक्रेट। ये एक इनविजिबल प्लेन को इलेक्ट्रिक फोर्स की मदद से विजुअल कर सकते थे। नंबर 3, सीक्रेट ऑफ एवस ड्रॉपिंग। ये एक ऐसी टेक्निक थी जिससे विमान के अंदर से ही आप दूसरे विमान में कम्युनिकेट कर सकते थे, वो भी उस काल में। नंबर 4, विजुअल सीक्रेट। ये टेक्निक एक विमान के अंदर क्या चल रहा है इसकी वीडियो कन्वर्सेशन दूसरे विमान में दिखा सकता था। ये सारी टेक्निक्स विमान शास्त्र में ऋषि भारद्वाज द्वारा 800 BC में लिखी जा चुकी थी। 700 BC, आचार्य सुश्रुता, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कह सकते हैं, इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है जिसमें बहुत सारी दवाइयों के बारे में जानकारी उन्होंने दी है। साथ ही किस तरह से सर्जरी करनी है ये भी उन्होंने इसमें लिखा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे खास बात, उस समय वो 125 तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते थे, जिनका निर्माण उन्होंने जानवरों और पक्षियों के मुंह को देखकर ही करा था। ये तो आपको पता ही होगा, आज के समय में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें साइंस ऑफ एनेस्थीसिया के बारे में पता था, यानी वो मरीज को बेहोश करके ऑपरेशन करते थे और 300 से भी ज्यादा तरह के ऑपरेशन जानते थे। चीरे को सिलने के लिए वो घोड़े के बाल का इस्तेमाल करते थे। उन्हें 6 प्रकार के डिसलोकेशंस के बारे में पता था, यानी हमारे शरीर में जो अंग अपनी जगह से अलग हो जाए, जैसे कंधा, नाभि, पैर, गर्दन, घुटने जैसे ही 6 तरह के डिसलोकेशंस के बारे में जानते थे। और एक अच्छे रेनोप्लास्टिस्ट भी थे, जैसे नाक कान पूरी तरह से डैमेज भी हो जाए तो उसे अपनी प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसे ठीक भी कर देते थे, वो भी 700 BC में। ऐसे ही 700 BC में एक और विद्वान जिनका नाम था आचार्य चरक, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाना चाहिए, इन्होंने चरक संहिता लिखी है। इस संहिता में 1 लाख से भी ज्यादा हर्बल प्लांट के बारे में जानकारी, जैसे अलग अलग बीमारियों में इलाज और उपचार लिखा हुआ है। साथ ही आचार्य चरक एक एम्ब्रोलॉजिस्ट भी थे, जिसे गर्भ विज्ञान भी कहा जाता है। उसकी जानकारी उनके द्वारा ही दी गई थी, जो कि चरक संहिता में लिखी है कि कैसे गर्भ से बच्चे का विकास होता है। सबसे बड़ी बात, बिना किसी चीर फाड़ के ये सारी जानकारी उन्होंने लिख दी थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, चरक जी ने ये भी लिखा था कि हमारे शरीर में खून का सर्कुलेशन कैसे होता है, ये जानकारी भी उन्होंने ही लिखी है। इसके अलावा भी हमारी एनाटॉमी कैसे काम करती है, यानी शरीर की रचना कैसे हुई, हड्डी का ढांचा किस तरह का है, स्नायु विज्ञान हमारे शरीर में कैसे काम करता है, पाचन क्रिया कैसे काम करती है, दूसरे अलग अलग अंग कैसे काम करते हैं, दिल की बीमारियां क्यों होती हैं, शुगर की बीमारियां क्यों होती हैं, ट्यूबरकुलोसिस क्यों होता है, सारी की सारी जानकारी इनके द्वारा ही दी गई है और साथ में इलाज भी उन्होंने बताया है। इसलिए उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहना गलत नहीं होगा।
100 BC आचार्य नागार्जुना केमिस्ट्री और मेटलर्जी के महान विद्वान। इन्होंने रस रत्नाकर और रस रुद्या नाम के 2 ग्रंथ लिखे थे। ये ग्रंथ केमिस्ट्री और मेटलर्जी पर ही है। मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान, जैसे धातु को पिघलाकर कैसे केमिकल प्रोसेस से प्योर यानी शुद्ध बनाया जाए, इसका विज्ञान वो जानते थे। सबसे जबरदस्त कला उनकी ये थी जिसका नाम है एल्केमी। एल्केमी एक ऐसा विज्ञान है जिसको रसायन विज्ञान भी कहते हैं, जिसमें बेस मेटल जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन जैसे मेटल से वो प्योर गोल्ड बनाते थे। ये टेक्निक उनके पास थी। हम ये कह सकते हैं कि एल्केमी की खोज नागार्जुना ने ही करी थी, वो भी 100 BC में। और मैं आपको बता दूं, वो उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी जो खंडर पड़ी है उसके वो महासचिव थे। नालंदा यूनिवर्सिटी एक बहुत प्राचीन महाविद्यालय था जहां गुरुकुल एजुकेशन दिया जाता था। और मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि नालंदा के साथ क्या हुआ था, फिर भी आप अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे मैं आपको नालंदा की पूरी जानकारी और सच उस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। उसकी भी एक अनकही कहानी है। खैर, नागार्जुना ने केमिस्ट्री और मेटलर्जी के अलावा योगासार और आरोग्य मंजरी लिखी है, जिसमें अलग अलग बीमारियों का इलाज कैसे करना है, उसकी दवाई क्या क्या है, उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। 600 BC आचार्य कनद, जो कि गुजरात में पैदा हुए थे, उन्होंने 600 शताब्दी में एटॉमिक थ्योरी और एटॉमिक मोशन की जानकारी बताई थी। इन्होंने वैश्विक सूत्र लिखा है जिसमें एक अणु का डायमीटर क्या होता है। इसके अलावा उसमें लिखा है कि परमाणु इकट्ठा होकर एक अणु बनाते हैं। अब आप सोचिए, इतना समय पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप के उन्होंने इसकी खोज कैसे की और इतने विस्तार से लिख दिया। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि इस दुनिया या ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सभी 9 एलिमेंट के जोड़ से ही बनी है, यानी कि 9 एलिमेंटल शक्ति से ही सब मिलकर बना है। सोचने की बात है, डाल्टन जिसने यही सेम थ्योरी बताई थी, उनके आने के करीब 25,000 साल बाद में अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो तब तक गति करती रहेगी जब तक उसके ऊपर बाहरी क्रम का प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये सब कुछ बाद में न्यूटन ने भी कहा, लेकिन आचार्य कनद ने बहुत समय पहले ही ये सब कुछ बता दिया था। 1776 BC आचार्य आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन। आर्यभट्ट एक बहुत बड़े ज्योतिष विज्ञानी भी थे और एक महान गणितज्ञ भी थे। दोस्तों, आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी एक्सिस पर ही घूमती है और सूर्य की चारों तरफ घूमती है। इसके अलावा सभी ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, ये भी उन्होंने ही बताया था। साथ ही चंद्र ग्रहण किस समय होगा, कितने बजे होगा, कब होगा और कौन सी तारीख पर होगा, सबकी जानकारी वो पहले ही दे देते थे बिना किसी एडवांस मशीन के सहारे। सबसे खास हेलिसेंट्रिक थ्योरी, यानी जो सौरमंडल का मैप और जो सौरमंडल कैसा दिखता है, किस दूरी पर सभी ग्रह सूरज के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उस डायग्राम की जानकारी सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही दी थी। इतना ही नहीं, पाई की वैल्यू की जानकारी, जो त्रिकोणमिति हम पढ़ते हैं उसमें जो साइन टेबल है जिसको हम बाई हार्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उस साइन टेबल की जानकारी, जीरो की खोज और उसका इस्तेमाल इन्होंने ही किया था, जिसके इस्तेमाल से आज के मॉडर्न साइंटिस्ट इतनी खोजें और रिसर्च कर पाते हैं। आइंस्टाइन ने भी स्वीकार किया था कि अगर जीरो की खोज ना हुई होती तो शायद बहुत सी थ्योरी और रिसर्च अधूरी ही रह जाती। इतना सब कुछ कोपरनिकस के आने से 1000 साल पहले ही आचार्यभट्ट ने बता दिया था। 1114 BC से 1183 BC के बीच भास्कराचार्य सेकंड, जो अलजेब्रा, जियोमेट्री और अर्थमेटिक के महान विद्वान थे, न्यूटन के आने से 500 साल पहले ही सबसे पहले उन्होंने ही बताया था कि ग्रेविटिकल फोर्स क्या है। उन्होंने बताया कि इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह और तारे हैं वो ग्रेविटी की वजह से ही अपनी धुरी पर बने हुए हैं और ग्रेविटी की वजह से परिक्रमा कर रहे हैं। उन्होंने लीलावती लिखी है जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा सिद्धांत शिरोमणि और सूर्य सिद्धांत उन्होंने ही लिखा था। सूर्य सिद्धांत में ग्रेविटी की पूरी जानकारी है और सिद्धांत शिरोमणि में प्लानिटरी पोजीशंस, यानी कौन से ग्रह किस जगह पर सौरमंडल में हैं। इसके अलावा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कॉस्मोग्राफी यानी पूरा ब्रह्मांड दिखता कैसा है, ब्रह्मांड के कौन से हिस्से में क्या है, जैसे सप्तर्षि मंडल कहाँ है, ध्रुव तारा कहाँ है, इन सब की जानकारी बिना किसी टेलीस्कोप या किसी आधुनिक यंत्र के उन्होंने सब कुछ लिख दिया था। 499 BC से 587 BC के बीच आचार्य वराहमिहिर, जो कि एक महान एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर थे, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। उज्जैन में विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्नों में से एक रत्न थे आचार्य वराहमिहिर। उन्होंने लिखा है पंच सिद्धांत। उस सिद्धांत में सभी ग्रहों के डायमीटर के बारे में लिखा हुआ है। कॉन्स्टेलेशन यानी नक्षत्र विज्ञान, कौन सा तारा कहाँ है, सप्तर्षि मंडल कहाँ है और इसकी गतिविधि की सारी जानकारी उन्होंने दी है। उन्होंने ही सबसे पहले मंगल ग्रह पर पानी है ये जानकारी दी थी। आज की मॉडर्न साइंस को ये बात साबित करने में देखिए कितना समय लगे, लेकिन उन्होंने ऐसा पहले ही लिख दिया था। वो व्यक्तियों के जातक और भूत भविष्य के बारे में ही जानकारी देते थे।
सबसे खास बॉटनमी, जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के खराब हो जाने और सड़ने की जानकारी दी है। इतना ही नहीं, एनिमल साइंस यानी पशु विज्ञान की जानकारी, जैसे कौन कौन सी बीमारियां पशुओं को लग सकती हैं और उनके इलाज की जानकारी बृहद संहिता और बृहद जातक में दी है। जियोग्राफी यानी भूगोल की जानकारी आचार्य बराहमीर ने दी है। उससे पहले भी भूगोल की जानकारी देने वाले थे, लेकिन बराहमीर ने बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म लेवल की जानकारी दी है। 200 BC महर्षि पतंजलि ने हमें योग सूत्र दिया। हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम काम करते हैं, जैसे श्वास क्रिया, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, रक्त संचार विज्ञान, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ऐसे ही अलग अलग 11 तरह के सिस्टम हमारे शरीर में काम करता है। तो 84 योग क्रियाओं से क्या होगा जिससे हम अंदर और बाहर से स्वस्थ रहें, उन्होंने ही खोजा था। साथ ही उन्होंने ही अष्टांग योग, जिसे करने से आत्मा का ज्ञान पा सकते हैं, ये उन्होंने ही खोजा था। साथ ही प्राणायाम की सारी जानकारी उनके द्वारा ही लिखी और बताई गई है। 3000 BC से भी पहले आचार्य कपिल मुनि, जिन्हें फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी कहना सही होगा, क्योंकि इन्होंने ही सांख्य योग दिया। कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड ज्ञानी, बाहर का ब्रह्मांड जो दिख रहा है, उसके अलावा सूक्ष्म ब्रह्मांड जो नहीं दिखता, वो कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है और कैसे चल रहा है, उसका पूरा विज्ञान आचार्य कपिल मुनि को पता था। उन्होंने ये सारी जानकारी अपने सांख्य योग में दी है। ये आचार्य कपिल मुनि ने हजारों साल पहले विस्तार से समझा दिया था। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये सब कुछ हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्यों हमें किताबों में घिसी पिटी पढ़ाई कराई जा रही है? क्यों हमें ये बताया जा रहा है कि सब आविष्कार बाहर ही हुए? क्यों हमें बचपन से ये कहा जाता है कि अच्छे से पढ़ लो तो नौकरी मिल जाएगी? हमें क्यों बार बार हर जगह ये दर्शाया जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज ही सब कुछ है? क्यों हमारे कपड़े, हमारे कल्चर, हमारी गुरु प्रथा को खत्म कर दिया गया? क्यों हमें मेंटली तौर पर ऐसे तैयार किया जा रहा है जहाँ पोर्नोग्राफी, सॉफ्ट पोर्नोग्राफी, रहन सहन, क्लास किसने डिसाइड किया? तू गरीब मैं अमीर, तू गवार मैं पढ़ा लिखा, तू काला मैं गोरा, तू मैला मैं साफ। दोस्तों, एक समय था जब ऐसे ही रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, जियोग्राफर्स, एस्ट्रोनॉमर्स की भरमार थी यहाँ। विश्व गुरु सुनने में तो अच्छा लगता है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक समय वाकई में हम थे। आप कब तक विश्व गुरु बनने के लेटे लेटे सपने देखेंगे? कलयुग कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा, आप कब तक इंतजार करोगे? और कौन आएगा इस बढ़ती महंगाई, बढ़ती गंदगी, बढ़ती भुखमरी, बढ़ती बीमारियों और सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पर घटते संसाधनों को बचाने? कौन आने वाला है? कब तक उसकी आस में बैठेंगे? अरे माफ करना, आप बैठे कहाँ हैं? अपनी जिंदगी के वो पल जब आपको मेहनत करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, अपने दिमाग को मजबूत करना चाहिए, अपने शरीर को बलवान बनाना चाहिए। आप तो लेट के सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से वो देख रहे हैं जिससे आपको कुछ भी नहीं मिलना। शायद इसीलिए इतनी तरक्की हो पा रही है, आपकी नहीं किसी और की। दोस्तों, मैं तो तैयार हूँ राइट एजुकेशन आप तक पहुँचाने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं?